Hello students, today in this lecture we are going to discuss polarization, the polarization of light. देखिए बेटा, अगर कभी भी लाइट सोर्स से एमिट होता है तो ये जो सोर्स से लाइट एमिट होता है ये अनपोलराइज्ड लाइट होता है। लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। देखिए light is the electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस हैं और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस होते हैं एंड दीज वेरिएशंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेरिएशंस हैं दे आर मार्क्ड इन द XY प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेरिएशंस हैं दे आर मार्क्ड इन द YZ प्लेन। ओके सर, बेटा जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं पहले भी बताया जा चुका है। ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स जब सोर्स से लाइट एमिट होती है, सोर्स से जो लाइट एमिट होती है that is unpolarized light. Unpolarized light. बेटा ये unpolarized light क्या होती है? बेटा unpolarized light वो वाली लाइट होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेरिएशंस हैं they exist in many planes. बहुत सारे प्लेन्स में एग्जिस्ट करेंगे। Got it sense? Let us suppose, आपको समझाने के लिए अगर हम एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लें। देखिए लेट अस सपोज से ये सोर्स है और इस सोर्स ने लाइट को एमिट किया। ये सोर्स है, सोर्स ने लाइट को एमिट किया तो लाइट का मैं क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, लाइट का क्रॉस सेक्शन हम सर्कुलर कंसिडर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेरिएशंस हैं दे एग्जिस्ट इन मेनी प्लेन्स। बहुत सारे प्लेन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, ये सिंपल सी बात समझ आ गई। तो आप ऐसा करें, पहले अनपोलराइज्ड लाइट लिखें, अंडरलाइन करें। मैं उसका स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, नोट करिए आप। द लाइट इज सेड टू बी अनपोलराइज्ड लाइट if the variations of the electric field exists in many planes, ओके समझ आ गई बात? अब अनपोलराइज्ड लाइट को सिंबॉलिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपने पहले इसको कॉपी कर लिया है, मैं क्योंकि मिटा रहा हूं, आप अगर कॉपी करना चाहें कॉपी कर लें। अब समझिए सर, बेटा देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर लें, ओके, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन को अगर हम वाई एक्सिस कंसीडर कर लें, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लें, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले रहे हैं, rectangular components of the electric field vector, तो सिर्फ क्या मिलेगा? तो जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में मिलेंगे। क्लियर? एक्चुअल में ये था, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको किया है,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है सर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब हमने लिए, वी कैन से नाउ वी आर हैविंग द वेरिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड which exists in the horizontal plane as well as in the vertical plane. Okay? अब देखिए, अगर इस क्रॉस को हम ऐसे क्रॉस को रोटेट करें, तो जब क्रॉस को आप ऐसे रोटेट करेंगे, ध्यान से देखिए, अभी आपको क्रॉस ऐसे दिखाई दे रहा है, जब आप इस क्रॉस को ऐसे रोटेट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन था, ये आपको एक डॉट की तरह दिखाई देगा। तो सिंबॉलिकली स्टूडेंट्स अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पे, क्रॉस को रोटेट करिए, तो स्टूडेंट्स एक वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको प्लेन ऑफ पेपर में दिखाई देगा, जैसे कि मेरे प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड में दिखाई दे रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड या फिर प्लेन ऑफ द पेपर में आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये अनपोलराइज्ड लाइट की रिप्रेजेंटेशंस हैं। गॉट इट? अब स्टूडेंट्स होता क्या, स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ नेचुरली एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम पोलराइजर्स कहते हैं या पोलरॉइड्स कहते हैं। बेटा इन पोलरॉइड्स में या पोलराइजर्स में बेसिकली चैनल्स होते हैं, एटॉमिक लेयर्स होती हैं। ओके, डिफरेंट एटॉमिक लेयर्स हैं, इनके बीच में स्पेसिंग होती है। तो स्टूडेंट्स जब लाइट इस क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और कुछ पास हो जाते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर? अब लेट अस सपोज, देखिए सबसे पहले पोलराइजर और पोलरॉइड, बेटा दीज आर द नेचुरली एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस These are the naturally existing substances which polarizes the unpolarized light. ये जो मैंने डॉटेड लाइन मार्क किया है, बेसिकली ये चैनल का प्लेन मार्क किया है। इस चैनल के प्लेन को बोलते हैं क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, अब बेटा अगर अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलरॉइड पर डाली जाती है, अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलरॉइड पर डाली जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस जो क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल है या वर्टिकल चैनल, ये जो गैप है, ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, तो जो वेरिएशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के वो वाले वेरिएशंस जो क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल हैं, वो तो इसके अंदर से पास कर जाएंगे और बाकी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो वी कैन क्लियरली सी दैट the variations of the electric field which exist in the plane of the whiteboard, they will get passed through this polaroid, and those variations which were perpendicular to the plane of the whiteboard, they will get obstructed. Okay sirs? तो यहां पर अगर intensity of light अगर I था, ये बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट is reduced to I by 2. The intensity of light is reduced to I by 2. Got it sir? ये जो लाइट इस पोलरॉइड से ट्रांसमिट हुआ है, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। ओके सर, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट, दोबारा से रिकैप करते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट वो वाली लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस बहुत सारे प्लेन्स में एग्जिस्ट करते हैं। जब अनपोलराइज्ड लाइट को पोलरॉइड से पास करते हैं तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस जो क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, बाकी पास हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेरिएशंस हैं they get restricted in the single plane. तो ऐसी लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन सिर्फ एक प्लेन में एग्जिस्ट करें, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। बात समझ आ गई? और इस फिनोमिना को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले पोलराइजेशन लिखें,
इसके अगेंस्ट लिखें, इट इज द फिनोमिना ड्यू टू विच द वेरिएशंस of the electric field get restricted to single plane when the unpolarized light passes through the polarizer. Passes through the polarizer. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, और इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इट्स, ये सिंपल सी बात समझ आ गई। और ये जो क्रिस्टल है इसको बोलते हैं पोलराइजर। तो पहले आप स्टूडेंट्स इसको कॉपी कर लें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में आप हैश डाल के लिखें, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। व्हेन द अनपोलराइज्ड लाइट passes through the Polaroid or the polarizer, its intensity is reduced to half. Its intensity is reduced to half. Okay, students? Clear? अब स्टूडेंट्स हम करेंगे लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस में स्टूडेंट्स हम दो पोलराइड कंसिडर करेंगे। पहला पोलराइड सोर्स से जो लाइट आएगी जो कि अनपोलराइज्ड लाइट होगी उसको पोलराइज करेगा। तो अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इट विल बी इंसिडेंट ऑन द सेकेंड पोलराइड। अब सेकेंड पोलराइड से ये इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिट होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रांसमिटेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी इट विल डिपेंड ऑन द एंगल, ऑन द वी कैन से, अभी तो बोल रहा हूं एंगल, वर्ड्स जब डालेंगे तो एक्चुअली तो बेटा स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो डिपेंड करेगा ऑन द एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द फर्स्ट पोलराइजर एंड द सेकेंड पोलराइजर। गॉट इट सेंस? और द फर्स्ट पोलराइड और द सेकेंड पोलराइड। तो फर्स्ट पोलराइड को नाम देंगे पोलराइजर और सेकेंड पोलराइड को नाम देंगे एनालाइजर। बात समझ आ गई? तो पहले लॉ ऑफ मेलस का स्टेटमेंट मैं आपको वर्ड्स में दूंगा। Law of Malus. Let us suppose it is the Polaroid, say P1, and I am giving it the name polarizer. तो पोलराइजर क्या करेगा? ये सोर्स से जो लाइट एमिट होता है दैट इज द अनपोलराइज्ड लाइट। सोर्स से जो लाइट एमिट हुआ दैट इज द अनपोलराइज्ड लाइट। व्हेन दिस अनपोलराइज्ड लाइट इट passes through the polarizer, then it becomes plane polarized. It becomes plane polarized light. And let us suppose say I naught is the intensity of this plane polarized light which is transmitted through this polarizer. अब बेटा पोलराइजर के बिल्कुल ठीक सामने we are having one more polaroid, say P2, and this polaroid is given the name analyzer. It is given the name analyzer. Got it, sir? यहां पर ऑब्जर्वर
लाइट को रिसीव करेगा जो इस एनालाइजर से ट्रांसमिट होगी। तो एनालाइजर से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। क्लियर? एनालाइजर पर इंसिडेंट लाइट, एनालाइजर पर इंसिडेंट लाइट प्लेन पोलराइज्ड है, जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो भी पोलराइज्ड है। इंपॉर्टेंट बात बोली है। क्लियर? अब होता क्या है, अब देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में देखिए, हमने दोनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं। अब यहां से जब अनपोलराइज्ड लाइट सोर्स से एमिट हुआ तो स्टूडेंट्स वेरिएशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कि परपेंडिकुलर थे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए, और जो वेरिएशंस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के पैरेलल थे वो पास हो गए। बात समझ आई? अब क्योंकि हमने दोनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं, तो अगर ये वाले वेरिएशंस फर्स्ट पोलराइड से पास हुए, ट्रांसमिट हुए, तो ये वाले वेरिएशंस एनालाइजर से भी ट्रांसमिट हो जाएंगे। समझ आ गई बात? गॉट इट? अब आप सोचिए, ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड, ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस ऑफ द सेकंड पोलराइड, दिस इज द एनालाइजर, इट इज द पोलराइजर। अब यहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर एनालाइजर के पीछे है। अब स्टूडेंट्स अगर एनालाइजर को रोटेट किया जाए, एनालाइजर को रोटेट किया जाए, एनालाइजर अगर ऐसे हो गया तो बोर्ड पर फिगर में जो इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके वेरिएशंस अब एनालाइजर की क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो अब वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, पास नहीं करेंगे। क्लियर? तो जब दोनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस पैरेलल थी तब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस पास हो गए थे। सेकंड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस फर्स्ट के परपेंडिकुलर हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गए। मतलब अगर एनालाइजर को रोटेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू, एनालाइजर को रोटेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू पोलराइजर, तो बेटा जो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट है थ्रू द एनालाइजर उसमें ग्रेजुअल चेंज आएगा। क्लियर? बात समझ आई? जो चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा ऑन द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द पोलराइजर एंड द एनालाइजर। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं बिटवीन द एंगल बिटवीन द टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। क्लियर? तो पहले स्टेटमेंट लिखें आप। इट स्टेट्स दैट the intensity of light transmitted through the analyzer is directly proportional to the square of cosine of the smaller angle between the planes of the polarizer and the analyzer. First stop. नेक्स्ट लाइन में लिखे, चलिए लिखने से पहले ध्यान से देखें। I naught is the intensity of the plane polarized light which is incident on the analyzer, and since I is the intensity of the light which is transmitted through the analyzer. Got it, sense? Now next line में आप लिखे, let I, capital I, be the intensity of light transmitted through the analyzer, and I naught be the intensity of light incident on the analyzer. Okay, so ब्रैकेट में लिख लें, both the transmitted light and the incident light are plane polarized. ब्रैकेट को क्लोज करें। नेक्स्ट लाइन में लिखें, let theta be the angle between, let theta be the angle between the planes of polarizer and analyzer. Theta be the angle between the planes of the polarizer and the analyzer. देखिए, let us suppose say it is the crystallographic axis say AB and it is the crystallographic axis say CD. तो ध्यान से देखिए, AB crystallographic axis को हमने ऐसे सपोज मार्क किया, और सिंस crystallographic axis
CD को हमने ऐसे मार्क किया, तो दोनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैलस, नेक्स्ट लाइन में लिख लें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैलस this I is directly proportional to cos square theta. Got it, friends? Now to remove this proportionality sign, the proportionality constant which is used is I naught. That is the intensity of the plane polarized light which is incident on the analyzer. Got it, friends? So this equation is the law of Malus. This equation is the law of Malus. बात समझ आ गई? अब बेटा हम कुछ केसेस यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ऐसा करें, एक बार इसको कॉपी कर लें. Yes, sir. Yeah. Now some cases. The case first. If suppose say the theta equals to 0 degrees. If theta equals to 0 degrees, that means both the crystallographic axes they are parallel to each other. Okay. Now in this case, cos squared 0 degrees, it will be equals to 1. So this I, it will be equals to I. मतलब स्टूडेंट्स, जितना भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट एनालाइजर पर इंसिडेंट था वो ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू द एनालाइजर, और इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इट विल बी एग्जैक्टली सेम टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. नाउ द केस सेकंड, if suppose say the theta equals to say 90 degrees, बेटा first crystallographic axis or second crystallographic axis they are mutually perpendicular to each other. Got it? Then this cos square 90 degrees it will be equals to 0. So this I it will be equals to 0. अब की बारी स्टूडेंट्स, एनालाइजर से कोई भी लाइट ट्रांसमिट नहीं होगा. केस थर्ड, if suppose say the theta equals to 45 degrees, then since cos square 45 degrees it is equals to 1 by 2 and the intensity of the transmitted light is exactly I naught by 2. Got it, friends? आधी हो जाएगी. और बेटा ये जो केसेस है बड़े इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और लॉ ऑफ मैलस की स्टेटमेंट आ सकती है. लॉ ऑफ मैलस न्यूमेरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है. Got it, friends? तो न्यूमेरिकल्स ध्यान से प्रैक्टिस करना. Now the case fourth, if suppose say the theta equals to 180 degrees. थीटा equals to 180 डिग्रीज का मतलब देखिए बेटा, जब दोनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पैरेलल थी, थीटा वाज 0, तो थीटा equals to 180 डिग्रीज में क्या हो जाएगा, सेकंड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को रोटेट कर लिया, तो सिचुएशन तो पहले वाली है. ठीक है. नाउ सिंस दिस cos square 180 degrees is equals to again 1. cos 180 minus 1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा. Now this I is again equals to I naught. तो स्ट्रेस जितना भी इंटेंसिटी था प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वो अभी भी ट्रांसमिट हो जाएगा. समझ आ गई बात? अब बेटा बात करेंगे ग्राफिकल वेरिएशन. ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट through analyzer and the angle between the planes of polarizer and analyzer. Got it, sirs? तो ध्यान से देखिए ग्राफिकल वेरिएशन. तो सिर्स बेटा कोसाइन ग्राफ आपको याद होगा. इंटेंसिटी को यहां पर हमने प्लॉट किया है,
थीटा को यहां पर प्लॉट किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, so since it is the graph, the graphical variation, got it sir? तो आप इसको एक बारी कॉपी कर लें। यस सर। अब बेटा बात करेंगे ब्रीवेस्टर्स लॉ की, और ब्रीवेस्टर्स लॉ में पोलराइजेशन होता है ड्यू टू स्कैटरिंग। ओके, देखिए देखिए सर, ब्रीवेस्टर्स लॉ 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ की स्टेटमेंट लास्ट में दूंगा, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट अस सपोज स्टूडेंट्स, ये बेटा कोई भी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज से ग्लास स्लैब। Let us suppose it is the incident unpolarized light. Got it, sirs? बेटा ये जो इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट है, बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, it is partly reflected and refracted. तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, it is plane polarized. Plane polarized. Reflected light. Reflected light is plane polarized. और बेटा ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, इट रिमेन्स अनपोलराइज्ड। गॉट इट सिर्स? अब बेटा देखिए, अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट, इन दोनों के बीच में एंगल का क्या? सिर्स रिफ्लेक्टेड लाइट जो कि प्लेन पोलराइज है और रिफ्लेक्टेड लाइट जो कि अनपोलराइज है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी अगर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस अनपोलराइज्ड लाइट, ओके बेटा इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोल रहे हैं पोलराइजिंग एंगल। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोल रहे हैं पोलराइजिंग एंगल। तो बेटा पोलराइजिंग एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है फॉर विच the incident unpolarized light, it gets partly reflected and refracted. The reflected light remains plane polarized and the refracted light remains unpolarized. Got it, sense? And the reflected light and the refracted light, they are mutually perpendicular. तो ये डेफिनेशन है पोलराइजिंग एंगल का। Got it? नोट कर लें आप। It is the angle of incidence of the unpolarized light for which the partly reflected unpolarized light and partly refracted, सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, दोबारा से रिपीट करते हैं। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच the reflected plane polarized light and the refracted unpolarized light are mutually perpendicular to each other. अब बेटा ध्यान से सुनिए, ये जो पोलराइजिंग एंगल है, इस पोलराइजिंग एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंस होता है। ये जो पोलराइजिंग एंगल है,
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है बेटा? ये पोलराइजिंग एंगल है tan of IP, it is always equals to mu. Tan of IP is always equals to mu, the refractive index. तो बेटा ये tan of IP equals to mu है, ये बेसिकली ब्रीवेस्टर्स लॉ है। क्लियर? तो ब्रीवेस्टर्स लॉ की स्टेटमेंट लिखें यहां, ब्रीवेस्टर्स लॉ की स्टेटमेंट लिखें, इसके अगेंस्ट लिखें when the incident unpolarized light, ऐसे मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए, when the unpolarized light is incident at the polarizing angle, it get partly reflected and refracted. First off, the reflected light is plane polarized and the refracted light remains unpolarized. First off, the reflected light and the refracted light are mutually perpendicular to each other if tan of IP equals to mu. ये लिखें, tan of IP equals to mu. ओके स्टूडेंट्स, ये बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स मैं इसका जस्टिफिकेशन आपको दे रहा हूं। वी आर जस्ट यूजिंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट से ए। आई एम यूजिंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट से। IP is the polarizing angle, the angle of incidence. Let us suppose say R dash be the angle of reflection and this R it be the angle of refraction. Got it, sirs? Angle of reflection, angle of refraction. Now using Snell's law, at the point A, बेटा पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ यूज करें, साइन ऑफ आईपी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, इट इज इक्वल्स टू म्यू. ओके सर्स, नाउ दिस आर प्लस से आर डैश, इट इज इक्वल्स टू से 90 डिग्रीज, where this r dash is equals to say IP. Okay, so we can say that this r plus IP is equals to say 90 degrees, or we can say that this r is equals to 90 degrees minus of IP. Okay, now we can say if this r equals to 90 degrees minus IP, then sine of r, it can be written as sine of 90 degrees minus of IP. Now sine of 90 minus IP, it can be written as cos of IP. Got it, sirs? Now sin r is simply cos of IP. Sin r का वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे. This implies that the sine of IP divided by cos of IP is equals to mu. Sine of IP divided by cos of IP is equals to mu. Now sine of IP divided by cos of IP, it is simply written as tan of IP is equals to mu. Okay sirs, and it is the required proof. तो बेटा ये ब्रीवेस्टर्स लॉ यहां पर कंप्लीट होता है. ब्रीवेस्टर्स लॉ 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको बता रहा हूं, एडवांस में बता रहा हूं. स्टूडेंट्स, आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कराया जाएगा और पोलराइजिंग एंगल या तो 30 डिग्री दिया जाएगा या 45 डिग्री दिया जाएगा या फिर आपको 60 डिग्री दिया जाएगा. वैल्यूज वो होंगी जिनका tan आपको मालूम होगा. जैसे tan 30 1/√3, tan 45 1 and tan 60 is √3. Got it, sirs? Clear? इसमें उल्टा भी किया जा सकता है. म्यू का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा और आपसे पोलराइजिंग एंगल पूछा जाएगा. ये एक इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है. समझ आ गई बात? तो आई होप कि आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया और आज का लेक्चर छोटी छोटी बातों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारी छोटी छोटी बातों को कवर किया है और हर एक पर स्ट्रेस डाली है. जो छोटी से छोटी बात भी एग्जिस्ट करती थी मैंने उसको भी क्लियर किया. ओके, तो लर्निंग पूरी करिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए. लॉ ऑफ मेलस के न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं. ओके, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जहां पर 3 पोलराइड्स होंगे और तीनों पोलराइड्स के बीच में आपको कुछ एंगल्स का डाटा दिया गया होगा और ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी आपसे पूछा गया होगा, इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी आपको दिया गया होगा. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर
वी आर गोइंग टू रैप अप दिस वेव ऑप्टिक्स, और लास्ट जो टॉपिक बचा है दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और सिंपली द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट. The single slit experiment will be discussed in the next lecture. Okay.